वही बात चाहिए ना डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, जो सुनना चाहता है मन। आप भी उस बात पर काफी मुस्कुराए थे, मैंने नोटिस किया कि मुस्कान दुश्मन के लिए वो दो धारी तलवार। और आपने मुस्कान पे बहुत अच्छी बात कही कि आप जब मुस्कुराते हैं तो ईश्वर की पूजा करते हैं, और कोई को मुस्कुराहट देते हैं तो ईश्वर आपकी पूजा करते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत बहुत आभार। मुस्कान में नीला तब जो है वो फेमस कर दिया। अब हमारे बीच में दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हुए हरी शर्मा जी वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, आपसे आग्रह है हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। गोविंद देव जी की नगरी में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और आज ऋषि पंचमी है और स्वामी जी का बर्थडे भी है। दैट्स ए ग्रेट थिंग। सो एक बार फिर से क्लबिंग हो जाए, उनका बर्थडे मुबारक। आज का जो वेद वेदांत आयुर्वेद और योग में ज्योतिष का क्या स्थान है, तो मैं एक छोटा सा क्लिप ऑफ अबाउट दी आयुर्वेदा बोलूंगा, विच आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। कि अगर आज की तारीख में जो लोग हैं उनको मेजॉरिटी होता है कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट का ट्रबल हो गया, वो सब चीजों का, बिकॉज आई माय फादर वाज ए आयुर्वेदाचार्य एंड ए ज्योतिषाचार्य टू हु इज लेफ्ट मी इन 2005। तो उन्होंने मुझे जो आयुर्वेदा का कुछ सूत्र दिया जो मैंने सीखा अपार्ट फ्रॉम माय ज्योतिष जर्नी, कि अभ्रक भस्म और प्रवाल पिष्टि और मोती पिष्टि, इन तीनों चीजों को, अभ्रक भस्म जो होती है बेसिकली सहस्त्रपुटी होनी चाहिए, और प्रवाल पिष्टि जो मूंगी की भस्म होती है, और मोती पिष्टि, इन तीनों को समान मात्रा में मिला के 2 रत्ती शहद के साथ सुबह और शाम लगातार सेवन करने से 3 महीना आपके हार्ट में वॉल्व का प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह का एरेटिक मोड हो, वो सब कुछ परफेक्ट मोड में ठीक हो जाता है। ये 100% फॉर्म्ड है, और ये दवाई मैं भी अभी तक लोगों को देता हूँ, which was explained and detailed by my father to me. So this is how the Ayurveda plays a grand role in the heart's disease, all kind of, be it blood pressure, erratic kind of a movement of the heart and all that, blockage and all this stuff. So now let's move to the ज्योतिष पिट। मांगलिक ये शब्द बच्चा पैदा हुआ, माता पिता के दिमाग में गया मांगलिक है, मेरा बेटा मांगलिक है, मेरी बच्ची मांगलिक है। तो मांगलिक का जो बेसिक इन्फेक्ट है ऑल टुगेदर हम लोग पता नहीं कैसे देखते हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कैसे देखते हैं, बट विच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय मेंटर। हमारे बीच में लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं डॉक्टर भाभी सर, तो आई थिंक ही विल आल्सो एग्री विद दिस काइंड ऑफ स्टफ व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, इज दैट 1, 7, 8 में मंगल बहुत अधिक मांगलिक प्रभाव देता है। 2, 4, 12 घर के अंदर मांगलिक कम मांगलिक का प्रभाव देता है। 1, 7, 8 में ज्यादा, 2, 4, 12 में कम। अब हम उसको 6 अवस्थाओं में 7 अवस्थाओं में ले जाते हैं। 6 जगह 7 अवस्था। तो 7 अवस्था क्या है कि सबसे पहले वो अपने घर में है, मूल त्रिकोण में है, एक्सॉल्टेशन में है, फ्रेंडली में है, न्यूट्रल में है, एनिमिकल में है, डबलेटेशन में है। तो अब हुआ क्या इवेंचुअली कि जिस 7 अवस्थाओं के साथ हमको कैलकुलेट करना है और उसका एक मैट्रिक्स बनाना है, एक्सेल शीट में या अपने हाथ की शीट में मैट्रिक्स बनाना है, और फिर पता करना है कि कौन से घर के अंदर गया और मंगल का उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ में क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर नेगेटिव इफेक्ट है। तो 7 into 6 कितना हो गया 42, और आपको नंबर भी असाइन करना है, क्योंकि मंगल का हाईएस्ट मैलिफिसेंस जो होगा वो डबलेटेशन में होगा, उसके बाद में फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा तो एनिमिकल में होगा, फिर और थोड़ा कम हो जाएगा तो न्यूट्रल में होगा, और थोड़ा कम हो जाएगा तो फ्रेंडली में होगा, और थोड़ा कम हो जाएगा तो वो ओन में मूल त्रिकोण और एक्सॉल्टेशन में मंगल रहेगा, तो मैलिफिसेंस बहुत कम होगा irrespective of wherever it is, but still classification has to be done in 1, 7, 8 and 2, 4, 12 distinctively, then it will make the grand difference. So what is happening is that 42 हो गया 7 into 6। इसी प्रकार वो 100% मैलिफिसेंस को फिर हम मून से देखेंगे,
और उसके बाद फिर हम उसको वीनस से देखेंगे, चंद्र कुंडली से, और फिर शुक्र की कुंडली से देखेंगे तो 46 जमा 46 जमा 46 इन तीनों को मिला देंगे, तब जाके हमको परसेंटेज में मांगलिक को कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन आदमी कितना परसेंट मांगलिक है। If we don't use this methodology of calculating it, that what percentage of मांगलिक one has, absolutely bullshit we are doing with the मांगलिक की क्या डेफिनेशन है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मांगलिक दोष से परे। मांगलिक दोष से परे क्या है कि शनि, राहु और सूर्य, वही 1 7 8 में 2 4 12 में आप मांग, एक में चार्ट में देखा मांगलिक है, एक में बिल्कुल भी मांगलिक नहीं, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दूसरे चार्ट में शनि, राहु और सन, ये तीनों भी सॉलिड इफेक्ट डाल रहे हैं, सॉलिड इफेक्ट which is absolutely unbelievable. So 75% effect done by the Rahu and 75% effect done by the Saturn and 50% effect done by the Sun. In the same pattern of 1 7 8 2 4 12 the Excel sheet should be prepared and वही 7 अवस्थाओं के अंदर exaltation, own, मूल त्रिकोण and blah 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 आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तब इसको बोलते हैं दोष साम्य और पाप साम्य। साम्य means balancing of the पाप in both the horoscopes of the girl and the boy. Then we know कि exactly क्या चीज हो रहा है दोनों के बीच में। We are not doing all this calculation and all that, and we are just on the basis of our mindset talking about मांगलिक कितना होगा या मांगलिक कम है। हालांकि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो मंदिर में, वो तो जाके उनके पास माता पिता, तो ज्योतिषी साहब क्या करेंगे, ऐसे गर्दन हिलाएंगे, बोलेंगे घोर मांगलिक, ऐसे उनका शक्ल ऐसे होगा, माता पिता को तकलीफ हो जाएगी, क्या हुआ पंडित जी क्या हुआ, बोलेंगे नहीं 2 मिनट, घोर मांगलिक। बस माता पिता का बैंड बज गया, बेचारे का घोर मांगलिक, पंडित जी को खुद नहीं पता कि मांगलिक होता क्या है। साहब भाई फ्रेंड्स, 3 मंगल का इंटरप्रिटेशन ऐसे करना चाहिए। If at all you need some bit of support, I call it algorithm. Put an algorithm in the software system and find out. Just put the thing and horoscope डाला आपने, फटाक से निकाल के दिखाएगा कि मांगलिक का क्या क्या रास्ता, 40 plus 42 plus 42 plus 42 तीनों जगह से दिखाएगा, और सैटर्न का, राहु का, सन का वो भी दिखाएगा, and eventually you will know कि दोस्त साम्य का कितना परसेंटेज है और मांगलिक का कितना परसेंटेज, and then you can say yes or no. Thank you so much. हमारे राजधानी में एक कहावत है कि ये तो पिंक सिटी है, ये तो पिंक सिटी। तो शर्मा जी आप तो पिंक सिटी हो। अब मुहावरा डिटेल में तो कुमार गणेश जी बताएंगे, अभी वो बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे जब। सविता जी नमस्कार। कैसे हो आप? जी बैठो। तो पिंक सिटी का मतलब होता है जल्दी में है, फटाफट अपनी बात कही और चले गए। नहीं ऐसे नहीं कर। हमारे राजस्थानी में एक मुहावरा है, और खासतौर पर जयपुर में, ये तो पिंक सिटी है। मतलब हमारे मुहावरा ऐसे बोलते हैं कि अपनी बात कही, कोई रिलेटिव आया, अपनी बात कही तुरंत, अच्छा मैं चलता हूँ, तो जाने के बाद फिर घर वाले बोलते हैं ये तो पिंक सिटी है, मतलब बड़ा जल्दी में है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, और निश्चित रूप से मतलब बहुत लंबी बात को आपने कम शब्दों में कहा, और इतनी कम शब्दों में कहा कि बयान नहीं किया जा सकता। एक तो आपने सबसे बड़ी बात जो कही वो कही कि माता पिता जब मंदिर में तो सब जाते ही हैं जी, जब कुछ रेगुलर ही जाते हैं, अपने मदर फादर जाते हैं उनको देखते हुए, कुछ कभी कोई समस्या आती है तो जाते हैं। तो वहां पर बोलते हैं कि फिर वो पुजारी जी पूछते हैं, जो मंदिर में सेवा पूजा करता है, जी आज कैसे सेठ जी उदास के हैं, तो अजी क्या बताएं ऐसी ऐसी बात है। फिर वो देखता है और फिर मुंह ऐसा बनाता है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा कहा है, आपने बड़ी उसको साफ रोए से और अच्छे शब्दों में कहा, तो उसके लिए आपका आभार। लंबा अनुभव है आपको इस विषय का, और आपने बहुत अच्छे से इस बात को कही। अब मैं एक बार सबका आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे इधर डॉक्टर भैरव प्रकाश जी
दादी साहब बैठे हैं, आप सूर्य नगरी जोधपुर से हमारे बीच में पधारे हैं और आप वास्तु और ज्योतिषशास्त्र जा रहे हैं और कर्मकांड का कार्य भी करते हैं। उनके बगल में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय भांबी जी हैं। आप नक्षत्र से कैसे ज्योतिष प्रेडिक्शन करते हैं वो, और एक आपने इस भारत में सबसे पहले जो टीवी पर एस्ट्रोलॉजी का जो चलन हुआ, योगेश जी बता रहे थे कि मैं एस्ट्रोटॉक पर 2017 से काम करता हूं। तो योगेश जी, जितनी आपकी आयु है उसके पूर्व से आप एस्ट्रोलॉजी को टीवी पर प्रदर्शित करने वाले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं। और आपका एक स्पष्ट फंडा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे से पूछता भी है तो मैं एक ही बताता हूँ बात को कि भाई जो भी बात है, जैसी भी बात है, सामने वाले को चिंता में नहीं डालना, सामने वाले को सहज भाव में अपनी बात है। आपका मेल जो शब्दों का चयन होता है वो ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी शर्मा साहब ने कहा मंदिर में जाते हैं तो देखता है 1 मिनट तक बोलता नहीं है, तो ऐसा आपका नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत सरल हैं और बड़े स्वाभाविक स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। और जैसे हमारे मेंटोर जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा, सफलता एक बार मिल जाती है लेकिन उसको बार बार प्रयास करते रहना पड़ता है, तब वो सफलता कायम रहती है। उसके आप जीवंत उदाहरण हैं डॉक्टर भांबी जी। इस आयु में भी आप यात्राएं करते हैं और प्रवास पे जाते हैं और हमारे छोटे से आंकड़े पर आप प्रभारे, तो आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकरन जी पर और पाठ पर बड़ा गहन पकड़ है और आपकी देश विदेश में भ्रमण करते हैं और आप बड़े उस सिटी से आते हैं जहाँ से मुंजाल साहब कह रहे थे कि मंदिरों की ऊंचाई ऊंची होनी चाहिए, वहां पर सनातन का ध्वज बड़ा ऊंचा रहता है, उस सिटी से आप आते हैं। उसके बाद हमारे लिए बड़ी गौरव का विषय है और हिंदुस्तान की प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जो भी मेडिकल फील्ड की हैं डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी हैं। उसके बाद में हमारे बड़े हस्ताक्षर वास्तु के गाजियाबाद से डॉक्टर विनायक कुलय जी हैं। आप भी इस विषय को लंबे समय से कर रहे हैं और कुलय साहब नमो नारायण। और आपका एक सटीक ये है कि ये वास्तु को हर विषय से जोड़कर उसका कैलकुलेटिवली, उसका रीजनली सारी बात उसकी गहराई से बताते हैं और बहुत लंबे समय से जहां तक हुआ 3 दशक 4 दशक से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर कुमार गणेश जी हमारे जयपुर से, बड़ा अभिमान का विषय है हमारे लिए और आप मूलतः बीकानेर के रहने वाले हैं। आप राजनीतिज्ञों की भविष्यवाणियां करते हैं कि मोदी का भविष्य कैसा रहने वाला है और कब अच्छा समय आएगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी नहीं होगी। और आप अपने शब्दों का चयन, जैसे इन्होंने बोला, डॉक्टर अरविंद जी तिवारी बालाघाट मध्य प्रदेश के प्रोफेसर रहे हैं और लंबे समय से भी आप भी सनातन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। फिर हमारे उनके बगल में बैठे हैं अशोक गुप्ता जी, आप बैंक से रिटायर्ड हैं और इनकी एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, लेकिन वर्तमान में आप पूरी तरह से सक्रिय हैं। हमारे बीच में सोमेमल जी जालान साहब हैं, ये हमारे धार्मिक प्रेमी और सनातन प्रेमी हैं, ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उसके आगे हमारे बीच ये जो शिमला की टोपी लगा के बैठे हैं पंडित नरेंद्र शरण जी, ये पाली से हैं और इनका एक ऐप है एक्यूरेट एस्ट्रो, उसके आप ऑनर हैं, संचालक हैं। और उनके बगल में हमारे मेंटर जुगल किशोर शर्मा जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमारे मेंटर हैं। उसके बाद में हमारे कमल अग्रवाल जी, एस्ट्रो कमल अग्रवाल जी, महाकाल के भक्त, उनको गुरु तुल्य समझते हैं। जो भी इनसे वरिष्ठ मिलते हैं, जिनसे इनको कुछ सीखने को मिलता है, चाहे उम्र में उनसे छोटा हो, उनको बोलते हैं गुरु। सादर प्रणाम। आज का विषय वैसे तो भारद्वाज जी से बात होती रहती है और भारद्वाज जी से मैं ये शायद दूसरा तीसरा सम्मेलन है जो मैं आपके साथ अटेंड करता हूँ। और सर्वप्रथम मैंने भांबी साहब को पुष्कर में देखा था, के शर्मा जी का एक सम्मेलन हुआ था आज के 20 साल पहले, तब मैं आपसे वहाँ पे मिला था। तब से मैं आपसे आपके व्याख्यान वगैरह काफ़ी
देखता हूँ, सुनता हूँ और मनन भी करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो तब से मेरी रुचि बनी हुई है और कंपनी का मैं करीबन 30 साल से एडवोकेट हूँ और लीगल सेल पूरी संभालता हूँ, पूरे ऑल इंडिया घूमता रहता हूँ। तो आपने एक विषय दिया था कि वेद, वेदांत, आयुर्वेद और योगा और ज्योतिष, इसका एक कॉमन फैक्टर ये है कि तीनों एक मानव जीवन को उत्तम रास्ते पे लाने का, उत्तम जीवन यापन करने का, उत्तम संपन्नता से रहने का, स्वस्थ रहने का, आगे का पराक्रम, पीछे पास्ट से अनुभव, ये सारी चीज़ें जो है इन विषयों में आप देखेंगे तो एक एक अगर आप देखेंगे तो वेद और वेदांत आपका पास्ट है। इससे आपको लर्न करना है कि पूर्व हमारे विद्वान जनों ने, हमारे संतों ने वेद वेदांतों में जो जो अनुभव संस्कृत के श्लोकों के रूप में हमें दिया है, उनसे हमें पास्ट, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों चीज़ें इन संस्कृत श्लोकों से हमें वेदों के ज्ञान से मिलती है। इस वेद वेदांत से हमारा आंतरिक यानी आत्मा का जो स्वच्छता होती है, निर्मल होती है, वो वेद और वेदांतों के ज्ञान से हमें होती है। और आयुर्वेद और योगा इस शरीर को स्वस्थ चलाने के लिए, ताकि ये बाहरी और शरीर के अंदर के जो अवगुण हैं, जो टॉक्सिक हैं, उन सबको आयुर्वेद निकालता है और योगा आपको स्वस्थ रखता है। इन सब में ज्योतिष जो है वो इन तीनों चीज़ों को आपको ये बताता है कि पास्ट आपने अनुभव लिया है, वर्तमान आपका कैसे चल रहा है और भविष्य आपका कैसे होगा। पास्ट आपका वेदांतों से, योगा और आयुर्वेद आपकी रेमेडी, कि आपकी मान लो कोई टॉक्सिक है, कोई बीमारी है, तो आपको ज्योतिष के अनुसार वो वैदिक उपाय भी बताए, आयुर्वेद भी बताएगा कि आपको ये करना है, ये करना। और आयुर्वेद में भी बहुत सी ऐसी थेरेपी है जो ज्योतिष के द्वारा ली गई है। और योगा में प्राणायाम वगैरह, ये जो जितने भी योगा हैं, ये सारे उसी में आते हैं। तो ज्योतिष का जो है ग्रहों का, आपने देखा होगा कि बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो निश्चित योग में ही उसको लिया जाता है, उसको योग आयुर्वेद की दवाइयों को उसी योग में बनाया जाता है। बहुत सी ऐसे जो मंत्र शक्तियाँ होती है, वो ज्योतिष के जो मुहूर्त निकाला जाता है, उसी मुहूर्त या उसी शुभ घड़ी में आपको वेदों के लिए गए संस्कृत श्लोकों को आपको उसको सिद्ध किया जाता है। तो ये तीनों का जो समावेश है, ये अनंत अनंत काल से है और आगे भी रहेगा। ज्योतिष इन चीज़ों को पढ़ना है, वेदों को और ये योगा को, आयुर्वेद को, इन सब को समाहित करते हुए आदमी का एक मानव जीवन को स्वच्छ, अच्छा और सुंदर बनाना है। भविष्य कैरियर को भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि आपका कैरियर भी लगातार सफलता, जैसे भी पिछले विद्वान जन ने बताया कि लगातार सफलताओं को कायम रखने के लिए, सफलता के लिए प्रयास करते रहना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि आपको पास्ट को पढ़ते हुए, वर्तमान को देखते हुए और लगातार आपको इनको अध्ययन करते करते आपको ज्योतिष के क्षेत्र में भी लगातार आपका अनुभव ही काम आता है। क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में आप पढ़ के और उसको आप प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उसकी फलित का जो समावेश है वो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं जाएगा। तो अनुभव पढ़ने से और इस ज्योतिष को करने से, लगातार पढ़ने से आता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। कोई क्षमा हो, आप वैसे भी क्षमा पर्व है, कोई गलती हो तो क्षमा करना। किए जाते हैं। देखिए, आयुर्वेद के बारे में मुझे बहुत बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद और योग, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने एस्ट्रोलॉजी में भी इस तरह के उपाय बताते हैं कि तुलसी के पेड़ की पूजा करें या दीपक जलाएं या केले के पेड़ की पूजा करें।
आप एक चीज देखिए कि हम उन्हीं वृक्षों की या पेड़ों की पूजा आराधना ज्यादा करते हैं जो वास्तव में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे तुलसी के पेड़ में इतने सारे गुण होते हैं, तुलसी की पत्तों से कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है, नीम के पत्तियों से भी हम कई तरह की स्किन डिजीजेज और इन सब का इलाज होता है, आंवले की भी हम पूजा करते हैं और आंवला भी एक रसायन है और उससे भी कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हम हमारे वेदों में शुरू से ही उन सब प्रकृति की पदार्थों के पूजा का विधान है जो हमारे जीवन में किसी भी तरीके से उसको सही रखने में और सही दिशा देने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए आयुर्वेद और ज्योतिष कभी भी अलग नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भी प्रकृति का ही ज्ञान है जिसमें हम जितने भी अपने सितारे तारे, जिसको आज के ज़माने में अपन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वही एस्ट्रोलॉजी है। उसी से हम जीवन की अपनी दिशा देख सकते हैं। अपने जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं उनको देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है और हमें आगे किस दिशा में बढ़ना है। क्योंकि आपका चार्ट जो है वो आज के कर्म से तो बना नहीं है, ये पूर्व जन्म के कर्मों से ही आप अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। उसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम आगे उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम इस तरह की जो अगर हमारे चार्ट में कुछ कमियां हैं तो हम उनको दूर कर सकें। और ठीक है, बहुत से योग ऐसे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रेमेडीज के थ्रू हम उनके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। देखिए, हम जैसे नॉर्मली मैं एक अगर 5th हाउस की बात करती हूँ कुंडली में, तो 5th हाउस हमारे ज्ञान, विवेक, बुद्धि को डिनोट करता है मेनली। इसके अलावा हमारे पूर्वजन्म का भी है, हमारे बच्चों का और प्रेम का भी ये स्थान है। अगर मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस बहुत अच्छा है, 5th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, वो 6, 8, 12 में नहीं है, और उसके साथ में बुध और गुरु ये दोनों भी वेल प्लेस्ड है और वो भी 6, 8, 12 में नहीं है, तो आपका बुद्धि और विवेक और आपका ज्ञान उत्तम होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होगी। और अगर ये मानिए कि अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मान ली गुरु भी कुंडली में अच्छा वेल प्लेस्ड नहीं है, बुध भी नहीं है और 5th लॉर्ड भी नहीं है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकता। अगर वो शुरू से ही अपने गुरु को जागृत करे, यानी डेली अगर वो मंदिर जाता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, अपने चरित्र को सही रखता है, अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, साथ में वो अगर बुध मतलब प्रकृति, ग्रीनरी, इन सब की भी अगर वो रक्षा करता है और अपने दायित्व का प्रॉपर पालन करता है, तो फिर भी वो उतने बुरे परिणाम नहीं भुगतेगा जितना वो नॉर्मली अगर वो इन सब चीजों से दूर रह के उसको मिल सकते हैं। इसलिए प्रारब्ध हमारा है, लेकिन हम अपने कर्मों से उसको बहुत कुछ सही कर सकते हैं और यही हम ज्योतिष में सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया सिर्फ वही घटित होगा, क्योंकि कर्म बहुत बड़ी चीज है, हम अपने कर्मों से उसमें बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब लोग से उम्र में बहुत छोटी हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सब विद्वान बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप मंच पे बैठे हुए सब विद्वानों को नमस्कार, हरि हरनाम। आप सभी को नमस्कार, हरि हरनाम। मैं शैली मेहता गुड़गांव से आई हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी इतना तो नहीं जानती हूँ, बट जो भी मैं काम करती हूँ इसमें भी एस्ट्रोलॉजी से मिलकर ही चीज़ें बनी हैं। ग्रहों के साथ हम सब कुछ बैलेंस करते हैं। तो मैं होलिस्टिक हीलर हूँ, ट्रेनर हूँ। हीलिंग्स के द्वारा लोगों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ऊपर वाले ने जिस दशा में भी मुझे बना के भेजा है, प्रिपेयर किया है लोगों के लिए, वही अपना रोल मैं निभा रही हूँ। हीलिंग्स के द्वारा भी हम लोग 7 चक्रास के ऊपर बैलेंस करते हैं चीज़ों को, ग्रहों को। 9 प्लैनेट्स ही हर रूप में काम करते हैं, चाहे वो हीलिंग्स के द्वारा हो, चाहे वो ज्योतिष के द्वारा हो, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हो, वेद वेदांत के द्वारा हो। काम हम सभी सारे वही कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को पहचानने का, एनर्जीज के साथ पॉजिटिव तरीके से काम करने का। तो जहाँ भी हम पॉजिटिव चीज़ों से काम करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, अपने फायदे के सोचे समझे बिना जहाँ काम करते हैं, हमें वो आगे बहुत आगे लेकर जाते ही जाते हैं। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, बहुत अच्छे से हम सब अपना अपना रोल निभाएं,
पॉजिटिव तरीके को आगे लेकर चलें तो हमें साथ साथ खुद की सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं चाहूंगी कि हम सब इसी पे काम करें और आगे बढ़े। आगे आने वाली जनरेशन को सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, उस पर ज्यादा ध्यान करते हुए हम अच्छे से काम करें। धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली से पधारे बिजनेस एस्ट्रोलॉजर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और हमारा ज्ञानवर्धन करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए सर। सभी लोग एक साथ बोलेंगे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा भरद्वाज जी को और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे गुरुवर लोग हैं, उन सबको, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में। माई सेल्फ सत्येंद्र श्रीवास्तव, ए बिजनेस एस्ट्रोलॉजर एंड द लाइफ कोच। वाई द बिजनेस एस्ट्रोलॉजर? मैंने लगभग 21-22 साल ऑडिट फील्ड में काम किया, बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट मैंने हैंडल किए, जहाँ पे टर्नओवर 300 करोड़ से लेकर लगभग 5000 करोड़ तक था। तो मैंने देखा ज़्यादातर बिजनेस जो अप डाउन होते हैं, तो उसमें 3 फैक्टर मैंने देखे। नंबर 1 कि जो एमडी सीएमडी होता है, उसकी जो जन्मपत्री है, उसका एक रोल होता है बहुत बड़ा। दूसरा रोल होता है बिजनेस हॉरोस्कोप का। जब आपने बिजनेस सेटअप किया तो उस समय की हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली वो क्या प्रेडिक्शन होना चाहिए, क्या दशा होती हैं, उसके बेस पे। तीसरा मैंने देखा कि जो आपका कंपनी के अंदर प्लांट, मशीनरी, सिस्टम, प्रोसेस है, उनका भी एक रोल होता है। तो 3 तो फैक्टर है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का मेरा पर्पज ये है कि जितने भी हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एक बिजनेस एंगल से भी अपने क्लाइंट को गाइड करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने देखा अगर किसी कंपनी का लोन की लायबिलिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले लोन की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसका सिस्टम एंड द प्रोसेस दोनों वीक है, तो सिस्टम एंड प्रोसेस को भी ठीक करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, केवल एस्ट्रोलॉजी से, केवल वास्तु से चीज़ें घटित नहीं होती, आपको सिस्टम एंड प्रोसेस पे भी काम करना होता है। तो दूसरा चीज़ मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि कई बार क्या होता है, हमारे ज्योतिष में, हमारी जन्मपत्री में जो योग होते हैं, कई बार वो योग इतने कमज़ोर होते हैं कि हमारा पूरा ज़िंदगी दांव पे लगती है। हमारी तो लगती है, हमारी फैमिली के, हमारे आने वाली पीढ़ी का। तो मैंने अपने अनुभव में पाया, 1995 से इस फील्ड में हूँ मैं। 21-22 साल जॉब में था, तो कई बार कर नहीं पाया इसको। अब पिछले 5-6 साल से काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहा हूँ। तो जब भी हम भगवान शिवा को अपना आराध्य मानते हैं, जब भी हम किसी और देव को अपना आराध्य मानते हैं, तो मैंने देखा है कि आपकी जन्मपत्री में कितने भी दोष हों, अगर आपने अपने सभी दोस्तों के साथ उसको सरेंडर कर दिया, तो जिंदगी में कई चीज़ आपको वो प्राप्त होंगी जो आपकी जन्मपत्री में भी नहीं है। तो बेसिकली मेरा पर्पज ये होता है, जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट से आप पूरा अटैच रहें और उसको पूरा सरेंडर कर दें कि जो कुछ भी मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में कर्म किए हैं, तू मेरा साक्षी रहा है, तो तू ही इसको संभाल। मैं आज से, अभी से तुझे समर्पित कर रहा हूँ। मेरी डेस्टिनी को रीडिजाइन करने की पावर तेरे पास ही है। ये मेरा एक माइंडसेट होता है। इसी अप्रोच से मैं लोगों का हेल्प करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल। तो लॉस में जाएगी या उसमें जाएगी, जब भी आप बिजनेस एस्ट्रोलॉजर हो, आपने वही थोड़ा गहराई से पूरा अध्ययन किया होगा। अच्छी होती है, देखिए आपकी भी कंपनी उसमें जारी दिखती है, जन्मपत्री दिखाई होगी आपने। सही है, वैसे भी कंपनी बहुत बेनिफिट कर रही है इनकी, वो पत्री की अपनी बात कहें। आइए सब जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। राधे राधे। राधे राधे। शास्त्रों में बिना भाग्य नहीं पाते। सर से कमल, कमल से सर, सर कमल से शोभा सरवर। पानी की शोभा
सरवर से हैं, कमल से हैं और कमल की शोभा पानी से है। सर से कमल, कमल से सर, सर कमल से शोभा सरवर की, मणि से कंकण, कंकण से मणि, मणि कंकण से शोभा करती, पत से पत्नी, पत्नी से पत, पत पत्नी से शोभा करती, मम धाम की शोभा आपसे जो आपने मिलकर की। यानी कि कमल की शोभा पानी से है और पानी की शोभा कमल से है। अगर वैसे ही हीरे की शोभा चूड़ी में लगने से, मणि की शोभा कंकण में लगने से शोभा होती है और कंकण की शोभा हीरे से होती है। वैसे ही पत्नी की शोभा पति से है और पति की शोभा पत्नी से है। अगर दोनों हैं तो पूरी घर की शोभा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये वेदांत, आयुर्वेद और ज्योतिष के बारे में जो ये सम्मेलन हो रहा है भारद्वाज जी के द्वारा, तो बहुत ही वो है। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि शनि के बारे में, ज्योतिष के बारे में बताना चाहता हूँ। शनि के बारे में विशेषकर अगर जन्म कुंडली में जन्मांक के आधार पर गोचरीय जो शनि होता है चंद्र कुंडली से, तो चौथा, सातवां और दसवां, चौथा, सातवां और दसवां जो शनि होता है वो कंटक शनि कहलाता है, निरूपित होता है। कंटक शनि निरूपित होता है। और चौथा गोचरीय शनि चंद्र कुंडली से चौथा, आठवां, चौथा और दसवां और सातवां, ये आदियां, व्याधियां, भ्रांतियां और तरह तरह के क्लेश जन्म लेना, ये मेरा अवलोकन रहा, बिल्कुल सही रहा। अब इनमें भी है जो चरणों में जो शनि होता है, 3 चरणों में जो शनि होता है, प्रथम चरण में जो कंटक शनि होता है, चतुर्थ भाव का रुग्ण आवासीय सुख में क्षति करता है और उसमें परिवर्तन योग भी होता है। आवासीय क्षति के अलावा अस्थिरता, और सप्तम भाव में अगर विशेषकर चक्रासी का शनि और प्रबल योग कोई नहीं बनता हो तो निश्चित ही रूप से दीर्घकालीन प्रवास होता है। शनि दसम भाव में स्थित हो चंद्र कुंडली से तो जातक के समस्त कार्य प्रबल रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यवसाय, आजीविका में व्यतिक्रम होता है और शनि मेघ राशि का शनि हमेशा मध्य भाग में घातक होता है। वृक्क राशि का शनि प्रारंभ में घातक होता है। मिथुन राशि का शनि है जो अंत में घातक होता है। सिंह राशि का प्रारंभ और मध्य में घातक होता है। और छठे भाव, अगर चंद्रमा से छठा, अगर वो पहला चरण का कन्या राशि का प्रारंभिक घातक होता है, तुला राशि का अंत घातक होता है, वृश्चिक राशि का मध्य और अंत घातक होता है, धनु का प्रारंभ और मध्य घातक होता है, और मकर राशि का चंद्र कुंडली से मकर राशि का मध्य और मध्य अति घातक होता है। कुंभ राशि का समस्त समय शुभ रहता है और मीन राशि का अंत में घातक होता है। इसके अलावा तीनों चरणों के परिणाम भी अलग अलग है। जैसे कि शनि का प्रथम चरण आर्थिक रूप से पीड़ित, आय की अपेक्षा व्यवहारिक
होगा। इसी कारण भविष्य योजनाएं धन के अभाव में धरी की धरी रह जाती है। अप्रत्याशित आर्थिक रूप से आश्चर्यचकित कर देती, हानि करती है। अकारण भ्रमण, स्वास्थ्य आक्रांत रहता है। दादी को मारक कष्ट, नेत्रों की व्याधि, मानसिक तनाव, आत्मीय कष्ट अनुभव, शारीरिक वियोग, पिता को अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगर प्रथम चरण में शनि हो तो द्वितीय चरण में अगर हो तो परिवार और व्यवसायिक छिन्न भिन्न हो जाता है। किसी संबंधी कारक कष्ट, लंबी यात्राएं, संपत्ति की हानि, सामाजिक पतन, सभी प्रयास निष्फल, मानसिक स्तर पर प्रबल उद्वेलन रहता है। कोई कार्य मनोबल नहीं होता है। ये स्थिति दूसरी चरण की। तीसरी चरण की सुख का नाश होना, पदाधिकार बिल्कुल विलुप्त, व्यय आशा से अधिक खर्च, दैहिक रूप से निर्बलता या जड़ता का अनुभव, आनंद बाधित होता है, धनागम होता है तीसरे चरण में। मगर उसी गति से धनागम होता है, उसी गति से निर्गमन भी होता है। व्यर्थ का विवाद होता है, निष्प्रयोजन संघर्ष भी करना पड़ता है। स्वयं का स्वास्थ्य और संतति का सुख, आयुर्बल प्रभावित होता है। एक थोड़ा सा राहु के एक दोहा बताना चाहता हूं। राहु का फल पृथकवादिता का कारक, बहुत ही वाचाल, 18 वर्ष की दशा में लेता है भूचाल। धर्म वर्ण तामस गुणी माना जाए निषाद, इसके इससे आए झगड़ा और विवाद। राजनीति कुशल है पुरुष जाति का पीर, बहुत चतुर मायावी बात करे गंभीर। कन्या राशि निज राशि पूर्ण दृष्टि के साथ, 5वें 9वें भी देखे पंडित की कहे ये बात। मिथुन राशि में उन्नत है, धन में होवे नीच, कहीं कहीं अपवाद मिले वृश्चिक के बीच। आद्रा स्वाति सतभिषा सभी इनमें सोम, आद्रा स्वाति सतभिषा जब ही इनमें सोम महादशा राहु है, निकल गया है भौम। बुद्धि शनि और शुक्र इसके परम मित्र 3, शशि रवि और मंगल को सदा मानताहीन। पापी राहु नहीं माने देव गुरु की बात, कटा अंग केतु सदा देवे गुरु का साथ। वृक्ष अवस्था में घूमे सदा रहे अस्त, बार कटारे सा करता बिना पैर और वस्त्र। में देगा वो आपने विस्तृत की, आपका गहन अनुभव है इस विषय का। अब हमारे बीच में जोधपुर से हमारे बीच में पधारे हुए डॉक्टर भैरू प्रकाश जी राजीव साहब हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपना वक्तव्य दे। जोरदार तालियों से एक बार आपका अभिनंदन, स्वागत। सूर्य नगरी जोधपुर से हमारे बीच पधारे। ताली सबको बजानी पड़ेगी तभी ये बोलेंगे, जितनी देर नहीं बजेगी। पाठक साहब ताली बजाओ, आपस में बात मत करो। सुतम देवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवती श्री राजराजेश्वरी सतीमती के चरणों में प्रणाम। गोविंद की नगरी, यहाँ के हम जिस तरह मेवाड़ में जाते हैं तो एक लिंग जी को प्रणाम
नमन करना ही पड़ता है। गोविंद देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे ज्योतिषीय गुरुदेव परम आदरणीय देवज्ञ भोजराज जी द्विवेदी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके वरिष्ठ मित्र डॉक्टर अजय बांबी जी, कुमार गणेश जी, विनायक हुड्डा जी, सभी को नमस्कार करते हुए एक ज्योतिषीय विद्यार्थी के रूप में मैं उपस्थित हुआ हूँ। विषय की अपनी मर्यादा है। कुमार गणेश जी ने सबसे पहले ही अपने उद्बोधन में बताया, आज का विषय दिया है वेद वेदांत, आयुर्वेद और योग में ज्योतिष का क्या स्थान है। बड़ा ही अच्छा विषय चुना, जिसका नाम अंत में दिया है ज्योतिष का, वही जन्म का सार्थक है। और शायद भारद्वाज जी ने ये सोचा है कि उनका आज जन्मोत्सव है, इसलिए ऋषियों में भी भगवान श्री राम ने सबसे पहले भारद्वाज जी को प्रणाम किया था वन गमन के। भारद्वाज आश्रम गए थे, जहां तक मेरी जानकारी। तो ये सभी वेद को ले लें, वेदांत को ले लें, आयुर्वेद को ले लें और योग को ले, ज्योतिष की गणना के बिना कहीं आरंभ नहीं किया गया। मैं उस जगह जाऊंगा ही नहीं कि साथ 6 अंग होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह अपना महत्व होता है, हाथ पांव का अपना महत्व होता है। ज्योतिष की गणना ये बताती है कौन सा कार्य किस समय, किस स्थिति में, किस स्तर पर होना चाहिए। योगीराज साहब ने बताया, उपाध्याय जी ने बड़ा ही अच्छा वक्तव्य रहा। आयुर्वेद से हरीश जी शर्मा जी ने भी बताया कि आयुर्वेद का तो अपना अलग ही महत्व है। ज्योतिष की गणना के बिना तो नाड़ी परीक्षण भी संभव नहीं। जातक को रुग्ण अवस्था के रोगी को कब बुलाना है उसका एक समय निश्चित है। और सबसे पहले जो है आयुर्वेद सीखने से पहले आयुर्वेदाचार्य स्वयं जो है अपने समय के अनुसार अनुसंधान करते, योग करते, मंत्र दीक्षा लेते और मंत्रों के माध्यम से औषधीय पौधा, इसीलिए तो नक्षत्र के महर्षि बैठे हैं हमारे पास में डॉक्टर अजय बांबी जी। नक्षत्रों के भी अपने पौधे हैं, वृक्ष है, उनकी सेवा करो, वो नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो आयुर्वेद तो सभी जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों पर ही निर्धारित है। आसव और अरिष्ट सारे सारे उन्हीं में से अर्क निकाले जाते हैं और उनका अपना एक निश्चित समय होता है। उस समय में उनको उस धरती पर रोपा जाता है। सबसे बड़ा ज्योतिष का जो अपना प्रमाण है, जहाँ तक मेरा छोटा सा जीवन है ज्योतिष के लिए 20-25 साल का ही, उससे पहले तो मैं शिक्षक था, राजस्थानी साहित्य से पीएचडी हूँ और कृष्ण भक्ति से हूँ, तो भक्ति के साथ साथ ज्योतिष आ गया, इसलिए ज्योतिष आचार्य हूँ। थिएटर टाइम में कुमार गणेश जी से भी कई बार मिलते रहते थे विश्वविद्यालय जीवन में। ये बातें चलते चलते चल रही थी, धरती की उपज किस समय में कौन सा पौधा लगाया जाना चाहिए, ये भी ज्योतिष निर्धारित करता है। हमारे 12 मास 6 ऋतुएं बनी हुई है, वो भी ज्योतिष के कर्म अनुसार ही बनी हुई है। इसलिए जिस कार्य को प्रथम में आना चाहिए उसी का जो है आज हम स्थान निर्धारित करने चले हैं। केवल इतना सा कह के छोड़ देने से काम नहीं चलता है। ज्योतिष से वेदानाम चक्षु, आंख के बिना कुछ नहीं है। किसी के पास आंख नहीं है तो वो अपना कर्म करता नहीं है कि काम तो चलाना ही पड़ेगा, उसे आ गया, धरती पर आया है, लेकिन उसका चंद्रमा होगा, वो होगा, ये अपनी गणित है। फिर एक बात आती है कि इष्ट सर्वोपरि है। किताबें तो खूब लिखी जाती, किताबें लिखने और पढ़ने से
अगर कोई विद्वान बन जाता गुरु कृपा के बिना, तो जो कंपोजिटर हुआ करते थे, एक एक शब्द जोड़ करके उस समय किताबें बनती थी, वो कभी डॉक्टर नहीं बनते थे, कभी विद्वान नहीं बन पाते थे। जो लाइब्रेरी में बुक लिफ्टर होते थे, डॉक्टर साहब को ध्यान होगा कि अपन विश्वविद्यालय जाते और घूमते लाइब्रेरी में, अपने को पुस्तक नहीं मिलती ऑथर की, और बुक लिफ्टर को कहते हैं कि हमारे को उस ऑथर की ये किताब चाहिए और उसमें से ये चीज चाहिए। बुक लिफ्टर निकाल करके दे देता, पृष्ठ संख्या इतने पर ये है वो है, लेकिन वो कभी डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि उन पर अपने जो प्रोफेसर्स की कृपा जो अपने पर होती, गुरु की कृपा जो होती थी, वो उन पर नहीं होती। उनका केवल इतना ही था, चैप्टर पढ़ दे, उस पर ऑथर है, उसके अंदर सिनॉप्सिस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में क्या लिखा। इसी तरह मंत्रों के माध्यम से जब तक आप इष्ट साधना नहीं करते हैं, योग में आया, आजकल के योग नहीं जो 21 जून को मनाए जाते हैं, उसको मैं मानता ही नहीं कभी। ये केवल राजकीय कृपा है, इसलिए फेमस हो जाता है, और हम इसलिए उसे मूक होकर के स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं हमारा सनातन बच तो रहा है उसके माध्यम से। सनातन की ओर आकर्षण तो हुआ है, जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर जाते थे हमारे, जिसे अपना स्टेटस मानते हैं, कम कपड़े पहन करके जाना और बड़ी बड़ी पार्टीज वगैरह में करना, तो कम से कम सनातन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, राजस्थानी में किसी को समझ में आया नहीं आया, कि कुमार बेटो कांध में तो अड्डा वही है। अगर उसमें गुण नहीं है, लेकिन जब कोई चला जाएगा कंधा लगाने के लिए तो आएगा, है ना। घर में सबसे बड़ा भारी कोई काम होता तो उसको दे देता, ये तो करके आ जाना। सेठ लोग सौम्य होते थे ना, कहीं पैसे फंस जाते तो उनको भेजते हैं वहां से उधारी लानी है। इस तरह से जो है ज्योतिष में से ऐसे राहु केतु पहलू जो है होते ही है। शनि महाराज न्याय करते ही हैं कैसे करना चाहिए। हाँ, फिर भी जहां तक हम इष्ट मंत्र साधना नहीं करेंगे, उसका अपना निर्धारित समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है या निश्चित समय है, अभिजीत मुहूर्त है, उस समय बैठ करके आवाहन, ध्यान, प्राणायाम, फिर आता है संकल्प, उसके बाद पूजा शुरू होती है। कब गणपति की करनी है, कब जगदम्बा की करनी है, फिर रुद्र की नहीं करे तो दक्ष प्रजापति में हुआ जैसा अपने में भी होने में देर नहीं लगेगी। और उसके बाद ग्रहों का नंबर आता है। तो सबका अपना अपना स्थान है, मेरा भी अपना स्थान, क्यों, मेरा नाम भैरव है। माता पिता को यदि आप कह देते हो कि मेरे जीवन का सवाल है, तो फिर तो सारी चीजें संभव है। आप अपनी संस्कृति के विपरीत जाएंगे, हमारी समाज की मर्यादा है, ब्रह्मचर्य की जगह ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, सारे सारे इसी जीवन में, इसी शरीर में विद्यमान है। अगर उनकी अनुपालना हम नहीं करेंगे तो हमारे सारे ग्रह, न्याय का अधिष्ठाता जो शनि है, बार बार हम कहते हैं मंगल और शनि, मंगल और मंगल और शनि से ज्यादा मित्र कोई ग्रह नहीं है। आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो मंगल के पास नहीं जाते, आपको रक्त चाहिए तो मंगल के पास नहीं जाते। तो फिर भाई एक विवाह के लिए मंगल को क्यों डराते? मंगल के साथ साथ शनि, राहु, उनकी स्थिति भी देख लो तो ऑटोमेटिकली जो है उसका समाधान हो जाएगा। तो उसके सामने कौन आए? फिर उसके बाद में साधना है। जैसे एक वक्ता ने कहा था, मैं मंच से हूं इसलिए मुझे ये सारी बातें करनी पड़ रही है, कि यदि कोई ग्रह अच्छा नहीं है तो उसके शत्रु के साथ में जाकर के मिल जाओ। वही बात है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसी लिहाज से जो है। लेकिन हमें उस ग्रह की कमियों की आराधना भी करनी। क्यों खराब हो? उसकी डिग्री क्या है, उसके अंश कितने हैं, उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और प्रति प्रत्यंतर दशा कब कब आती है, वह उसी समय प्रभावित करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। इसलिए हमें जो है इष्ट साधन के साथ में सबसे पहले अपने, और सबसे पहले आपके, मैं हर सभा में कहता हूं कि आप पर आपके ग्रह कभी कोई प्रभाव नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे और अपने गुरु का सम्मान करेंगे।
जैसे अभी एक प्रश्न आया था, एक बंधु आप है कि जो जिससे भी मुझे मिलता है, चाहे वो बड़ा छोटा, मेरे लिए गुरु है। मैं आपको नमन करता हूँ और भगवान दत्तात्रेय को नमन करता हूँ। एक दत्तात्रेय ऐसे हुए थे हमारे देव पुरुषों में, जो प्रत्येक को गुरु बनाया था। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय, 24 गुरु। और इसमें आपको आश्चर्य होगा, समाज के परित्यक्त लोग जिन्हें देखना नहीं चाहते। मेरे गुरुदेव भोजराज जी कहते थे, गणक और गणिका इन दोनों की स्थिति एक सी है। इसमें एक ज्योतिषी है और एक गणिका है। गणिका के पास लोग अंधेरे में जाते हैं, बड़े बड़े नेता, व्यापारी जितने, और गणिका के पास भी उसी समय जाएंगे। बाहर जाकर के सभी कहेंगे सब महाराज क्या कहते हैं, मैंने तो मेरी मेहनत की इसलिए मेरा काम हो गया। लेकिन वो समय उन महाराज ने ही बताया। आज तो लग रहा है एक गुरुजी और बढ़ गए। आज तो एक गुरुजी और बढ़ गए। जैसे हरिभाई साहब ने कहा था कि मंदिर वाले महाराज क्या कहते हैं, अब उनका ज्ञान वहीं तक है। उन्होंने पंचांग में लिखा हुआ यही चीज देखी कि आज जो है इस पंचांग में इस तिथि को चंद्रमा ये लिखा हुआ है। वो ये नहीं देखते हैं कि वो चंद्रमा कब कितने बजे और कितनी घड़ी पे लगा। वो सवेरे से कहेंगे आज का चंद्रमा ये है, आज का चंद्रमा, आज तिथि ये है, तिथि कब कितने बजे आरंभ हुई है, कितने बजे हम। एक और भ्रांति आती है, दीपावली और सारे उत्सवों के बारे में भ्रांति आती है, मुझे पता है। और सबका तालियों से आपका स्वागत। माननीय पुले जी को आग्रह करता हूँ, आप भी पधारें, आपका भी स्वागत है। कमल अग्रवाल जी का भी स्वागत है, आप भी आइए, हम भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर भैरव प्रकाश गादी साहब से भी आग्रह, आप भी पधारें। जिनका भोजन नहीं हुआ वो एक बार वो बता दें, या तो फिर चालू करें। सर सबका हो गया भोजन? ज्योति ज्योतिश्च स्वाहा, अग्निवतो ज्योति ज्योतिश्च स्वाहा, चंद्रमा मनसो जायत, सूर्यो अजायत, लक्ष्मीराजायत। करो मंगलाचरण करो। मंगलाचरण बोलो, आइए मैम, बोलो शुरू करो। मंगलाचरण बोल दो। हरि ओम नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रैर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा भारद्वाज जी से कि वो विनय पुले जी का, विनय पुले जी, आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं बन जाते हैं अपनों के स्वागत करने के। सुंदर दिवाकरन जी हैं। मेमेंटो हाँ यादों में रखने के लिए मैडम का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैडम उर्वशी जी, इसी क्रम में मैडम मंजू सिंह जी जो मेरे प्यारे मंच पे आए और मोमेंट को प्राप्त करें। मैडम मंजू सिंह जी। वे मंच की ओर आए और भारद्वाज साहब से आग्रह हुआ कि उनको सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण करके स्वागत करें। आग्रह करेंगे कमल अग्रवाल साहब से मंच पे आए। ये शुभकामना छह, 8, 12 के प्लैनेट जहाँ बैठ जाए उस भाव की हानि करते हैं, या 6, 8, 12 में या ज्यादातर अष्टम और द्वादश में प्लैनेट बैठ जाए तो कहते हैं ये तो कुंडली कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, दोनों के भाव अशुद्ध भाव है और उसमें ये सारे ग्रह बैठ गए। और दूसरी तरह देखा जाए तो कई ऐसे लोग भी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल ले या हम मुरली मनोहर जोशी जी का एग्जाम्पल ले, उनके द्वादश में अष्टम में ग्रह हैं, वो किस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा ज्योतिष गलत है, ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है। सिर्फ ज्योतिषी के समझने में, सूत्रों को समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सूत्र लिखे गए थे सांकेतिक भाषा में लिखे गए थे, किसी गलत हाथ में ना जाए ये सूत्र। तो जब हम सूत्रों को समझेंगे तो मैं अपने कुछ अनुभव रखूंगी यहाँ पर। जैसे कि अगर लग्न और किसी भी भाव या ग्रह के 2 भाव आगे 2 भाव पीछे ग्रह हो तो ये तात्कालिक मैत्री का सूत्र है कि ये मित्र ग्रह हो जाते हैं, बाकी भाव में ये शत्रु होते हैं। हम तात्कालिक मैत्री को लेते ही नहीं, सिर्फ नैसर्गिक मित्रता को लेते हैं, पंचधा मैत्री को नहीं लेते हैं। अगर इन दोनों भाव के आगे, अगर लग्न के 2 भाव आगे 2 भाव पीछे ग्रह हैं तो ये लग्न को स्ट्रेंथ देते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति उस भाव वहां से परेशानियों से निकल जाएगा। अगर दशम भाव हमारा कर्म है, उसके 2 भाव आगे 2 भाव पीछे ग्रह हैं, तो वो कर्म को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो अपने कर्मों से आगे निकल जाएगा। परंतु यहाँ ये देखने वाली बात जरूर है कि हर केस में लग्न लग्नेश अगर बली है, साथ में चंद्रमा भी बली है, तो व्यक्ति कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो उन परिस्थितियों से निकल लेगा। तो इन चीजों को हमने कभी देखा ही नहीं। अक्सर मैंने मतलब काफी लोगों से मेरी बात होती नहीं देखा, हाँ कुछ विद्वान देखते भी होंगे पंचधा मैत्री को। और कुछ होता है कि जैसे कोई भाव पाप कर्त्री में है तो उसको भी अशुभ मान लिया जाता है कि तो पाप कर्त्री में है। तो कई बार ऐसा कोई होता है कि परिणाम मिल ही रहे, बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो वहां उन ग्रहों को भी देखना पड़ेगा कि आप पंचमा मैत्री में उसका क्या बल है। वो शुभ हो गया सम हो जाएगा, अगर अशुभ ग्रह हुआ तो वो सम भी हो सकता है और अति अशुभ भी हो सकता है। फिर साथ में उसका हमें नमाज में भी देखना है। अगर हम कर्म की बात कर रहे हैं तो नमाज के साथ D10 भी देखेंगे, संतान की बात कर रहे हैं तो नमाज के साथ D7 भी देखेंगे। तो इन वर्ग कुंडलियों में बल देखकर ही डिसाइड होगा कि ये जो एक्चुअल में जो सामने दिख रहा है कि द्वादश अष्टम में ग्रह है, पाप कर्त्री में कोई भाव है, तो वो अशुभ है या वास्तव में वो अशुभ प्रभाव दे रहा है। अभी मांगलिक दोष की खूब चर्चा हुई यहाँ पर, जो आजकल का ज्वलंत एक विषय है कि मतलब लोग आजकल नेट पर ही देख लेते हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है, या कुंडली नेट पर ही मिला रहते हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, ये बच्चा मांगलिक है, चलो छोड़ो, यहाँ पर हमें रिश्ता नहीं करना है।
परंतु अगर विवाह की दृष्टि से देखा जाए, अगर सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक अगर ये शुभ है तो फिर मंगल क्या कर लेगा? हो सकता है कि वो मंगल शुभ हो तो उसको और बल देगा। मान लो लग्न में मंगल है, खासकर फीमेल की कुंडली में ज्यादा ही देखा जाता है, क्योंकि ये हमारा जो देश है ना, एक तरह से पुरुष प्रधान देश है। जब शास्त्र लिखे गए थे तो ऐसा बनाए गए थे शास्त्र की स्त्री को कहीं ना कहीं दबकर रहना है, क्योंकि उसने सारी घर संभालना है, और पुरुष वर्ग को दिया गया था कि उसने घर का वहन करना है, कमा कर लाना है। तो स्त्री की कुंडली में मंगल हो तो उसको बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता था। आज के परिवेश में अगर देखा जाए, जिसको हम देश काल पात्र बोलते हैं, अगर लग्न में मंगल है, उसका 7th हाउस बहुत अच्छा है, कारक बृहस्पति शुक्र बहुत अच्छा है, तो वो तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी, हर फील्ड में वो संभाल कर रखेगी, चाहे वो उसका करियर हो, चाहे वो उसका व्यक्तिगत हो या उसका परिवार हो, हर चीज को वो मैनेज करके चलेगी। ऐसे ग्रंथों में ये भी लिखा है शास्त्रों में हमारे कि जिस स्त्री के लग्न, लग्नेश और चंद्रमा समभाव में है तो बहुत ही अच्छा लिखा है, पति प्रिया होगी, चरित्रवान होगी, और भी बहुत अच्छी चीज उनके लिए मतलब व्याख्या लिखी गई है। और दूसरी ओर लिखा है कि अगर जिसका लग्न, लग्नेश और चंद्रमा विषम राशि में है, विषम राशि में है, तो उसके लिए तो अब्यूजिंग लैंग्वेज लिखी गई है कि दुष्चरित्रा होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, बहुत ही गलत वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो वही बात है, जब शास्त्र लिखे गए थे उस समय की सोच अलग थी कि स्त्री को घर में रहना है, पर्दे में रहना है, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने पति का पूरा ध्यान रखना है। पर आज की परिवेश में तो स्त्री को बाहर भी निकलना है, उसे बच्चों के स्कूल जाना है और ऑफिस जाना है, घर के काम भी करने हैं, और बाहर भी घर के जो बाहर के काम होते हैं उसे वो भी करने हैं। तो अगर जिसका समभाव में होंगे ये सब, तो उसे तो घर का काम कर ले, बस उसे वही बहुत है, इतनी डेलिकेट होगी। अगर विषम भाव में है तो हर चीज को बहुत एनर्जी से संभालेगी। जहाँ चरित्र की बात आती है तो हाँ ये जरूर है कि लग्न, लग्नेश और चंद्रमा शुभ प्रभाव में होने चाहिए, वो शुभ रहेगी, लेकिन हर चीज, हर परिस्थिति में वो एक्टिव रहेगी। तो इन सब चीजों को अगर देखा, इन बातों को देखा जाए तो सूत्रों को नए परिवेश में हमें समझना होगा कि नए परिवेश में क्या हो रहा है। ऐसे ही अब शादी की बात होती है तो लोग कहते हैं हमने बहुत कुंडली मिलाई, ऐसे किया, 32 गुण मिल रहे थे, इतने गुण मिल रहे थे, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो गई, डिवोर्स हो गया, ऐसा हो गया। बात कहाँ जाती है? ज्योतिष या ज्योतिषी पर उंगली उठ जाती है। पर क्या ऐसा हुआ है कभी कि जब विवाह हो रहा है तो फेरे क्या प्रॉपर मुहूर्त पे हो रहे हैं? कभी नहीं होते मुहूर्त पे फेरे। हमेशा कोई भी काम मुहूर्त पे नहीं होगा, लोग मस्ती करते रहेंगे, तो क्या होगा फिर? जब अशुभ समय, जब आकाश में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं होगी और उस समय में कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो कहाँ से उसके शुभ परिणाम मिलेंगे? तो यहाँ अगर इन सूत्रों को हम समझें और फिर उसको मनन करके आगे बढ़े तो मुझे लगता है ज्योतिष काफी हद तक हम उसके नजदीक पहुंच सकते हैं और सही फलित कर सकते हैं। धन्यवाद।